हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की करंट अफेयर की। तो आप एंड तक देखेंगे, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो ऐसा कंटेंट रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में रोजाना की तरह, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। और अभी हाल ही में केरला में देश का पहला जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस लॉन्च किया गया। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने शुरू किया। और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों यतिन भास्कर दुग्गल ने। इसके अलावा यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीत लिया है स्पेन की महिला टीम ने फ्रांस को हराकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022 और 2023 के लिए टोटल 94 व्यक्तियों को नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने मीथेन गैस को ट्रैक करने वाले एक मीथेन सेट उपग्रह या कहीं सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च किया हुआ है। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स के जो भी संस्करण होते हैं, चाहे वो विंटर गेम्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम हो, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो या फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, इन सभी के पदक विजेताओं को एलिजिबल कर दिया है फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा क्रिसिल की रेटिंग ने बताया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है 6.8%। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे आज की करंट अफेयर की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमजेटी ऐप पर इस सब की क्विज पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में आपको अवेलेबल कराई जाती है। अभी तो ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप जा करके इस ऐप का जरूर रुख कीजिए एक बार। बहुत ही शानदार ऐप है एमजेटी ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष जन औषधि दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 मार्च को। जन औषधि दिवस यानी कि समझ लो एक प्रकार से जेनरिक मेडिसिन के लिए दिवस। तो जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जेनरिक मेडिसिन है क्या? जेनरिक मेडिसिन दोस्तों एक ऐसा मेडिसिन है, एक्चुअली में वो मेडिसिन का फार्मूला होता है। क्या हो, जैसे कि आप देखो क्या होता है कि कोई भी दवा होती है जो, वो तो एक रासायनिक समझ लो कि उत्पाद है। वो रासायनिक उत्पाद जब हम खाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और जो दर्द या फिर जो भी बीमारियां रहती है वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अलग अलग कंपनियां अपने अपने उत्पाद बनाती हैं, मतलब वो समझ लो वो प्रोडक्ट बनाती हैं जिन्हें दवा कहते हैं, हम लोग मेडिसिन कहते हैं। वो बनाती हैं, फिर अपनी पैकेजिंग, अपनी मार्केटिंग, अपना समझ लो ब्रांडिंग, ये सब यूज करके उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई तक ले जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कॉस्ट, तो फिर इंग्लिश दवाओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं जो कि बोझ हो जाता है रोगियों मरीजों पर। लेकिन अगर क्या हो कि वही वही फॉर्मूला डायरेक्टली बिना किसी कंपनी की ब्रांडिंग के, बिना किसी पैकेजिंग के मरीजों तक पहुंचा दिया जाए, तो फिर उससे क्या होगा, उससे बीच का ये जो कंपनियों के थ्रू होकर के आने का रास्ता था वो कम हो जाएगा, जिससे प्राइस कम हो जाएगी। तो जो इसकी मूल प्राइस है, मूल समझ लो कि एक्चुअल प्राइस है, वही में मिलेगा। तो इसीलिए जेनरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। मतलब आप समझो ऐसा कि कुछ 100 रुपए में कैंसर की वो दवाएं मिल जाती हैं जो आप जनरली आप इंग्लिश मेडिसिन लेने जाओगे तो वो लाखों में मिलती होंगी, है ना। तो ये जेनरिक की खास बात है, इसी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट की। अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पर जा करके लोग दवाइयाँ कराते हैं तो कहते हैं 500 की दवा लेकर आए हैं, अब तो बुखार ठीक हो जाएगा, है ना। और वही अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जा करके 1 रुपए का पर्ची कटाकर फ्री में दवाई मिलेगी तो कहेंगे अरे यार तो जिला अस्पताल की दवा है, ये ठीक नहीं होगा, इससे असर नहीं करेगी। तो ये भी धारणा होती है। बिलीफ सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल निभाता है इंडिया में खास करके। फिलहाल जन औषधि आपको समझ में आ गया है। प्रत्येक वर्ष 2019 से ही ये 7 मार्च को इसी को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो भारत जो है, भारत का जो मेडिसिन या कहें फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, वो विश्व में मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से वैल्यूएशन की माध्यम से 13वां सबसे बड़ा इंडस्ट्री है भारत का, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये वर्ल्ड में टॉप पर है। इसके अलावा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को दोस्तों जेनरिक मेडिसिन का सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है।
तो मार्च का पहला हफ्ता जन औषधि सप्ताह और 7वां तारीख जो है, 7वां दिन जो है, वो जन औषधि दिवस मनाते हैं। याद रहेगा। चलिए, ये मार्च महीने के अभी तक के प्रमुख दिवस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने बात की थी इसकी। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो अभी हाल फिलहाल में, या कहें कि मार्च महीने में, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है इस पॉलिसी को मंजूरी देने वाला। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि 2025 तक ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च कर देंगे। सबसे पहला लागू करने वाला राज्य ये बनने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश ने भी लागू करने की बात कही है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज हम स्पीच दिए उसके बाद कल जाकर के लागू कर दिए। इसके लिए पूरा पूरा इक्विपमेंट, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। तो हिमाचल प्रदेश 2025 तक बना लेगा, जबकि उत्तर प्रदेश ने इसके लिए आवंटन किया है कि ये 2028 तक आते आते बना लेंगे अपना। क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जनरेटर बना लेंगे, हाइड्रोजन को जनरेट करने वाले इक्विपमेंट्स बना लेंगे। हाइड्रोजन, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है, भविष्य का ईंधन। क्यों भाई? क्योंकि भविष्य में हमें चाहिए ऐसा एनर्जी का स्रोत, ऐसा ईंधन, ऐसा फ्यूल जो कार्बन का एमिशन ना करता हो, क्योंकि कार्बन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, ये सब आप जानते हो। तो आगे चल कर के भविष्य में हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं, इसी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसी से चलने वाली जो चीज़ें होंगी, अगर इससे चलने वाला, जैसे अभी आपने देखा तमिलनाडु में पीएम मोदी जी ने एक नौका का, जो पहली नौका हुई हाइड्रोजन चलने वाली, इसका उद्घाटन किया, स्वदेशी रूप से निर्मित थी। ऐसे ही मैंने आपको बताया जर्मनी में पहला ट्रेन लॉन्च किया गया हाइड्रोजन चलने वाली। नॉर्वे में मैंने बताया हुआ है पहली नौका, पहली बोट लॉन्च की गई है हाइड्रोजन चलने वाली। तो ये सभी फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। पूरी दुनिया जो है हाइड्रोजन ईंधन पर लेकर के काम कर रही है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत के कई राज्य देखिए अब आगे आ रहे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश पहला राज्य, उत्तर प्रदेश अब दूसरा राज्य शायद बन जाए। तो इसके तहत 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें यूपी नेडा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, यही नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। नोएडा में यह स्थापित है और वहीं पर यह प्रोड्यूस करेगी। इसके तहत 5 साल में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इच्छुक हैं, वो आकर के इंडस्ट्री लगा सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी सब्सिडी या कहें इसके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, अभी रिसेंट भी कल परसों में बताया था, इस वजह से आज हम आगे बढ़ेंगे। जो नए हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये यूपी का करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल का, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से लेंगे और स्टैटिक जीके यहाँ है। देखो, रोजाना वही वही बात बताने में नहीं मजा आती है, कम से कम 2-3 दिन का तो गैप होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है, इतने बड़े राज्य हैं, हर दूसरे दिन ये चर्चे में आते हैं, तो इसलिए मैं इसके रिलेटेड लगातार फैक्ट बताते रहता हूँ। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो मात्र 219 में टेक्स्ट बुक पास और 307 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो आप प्राप्त कर सकते हो। MJ2 कूपन कोड लगाओगे तो 12% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के आप इसका फायदा उठाओ। इंडिया के किसी भी एग्जाम्स का फॉर्म अगर भरे हुए हो और अगर आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तो सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट है ऑनलाइन, ये अवेलेबल है। और आप जो है, आप चाहे आपका एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड हो या वेबसाइट हो, लैपटॉप हो, सब पर ये अवेलेबल है। तो आप इससे फायदा ले सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। और इसमें अच्छा खासा कंपटीशन भी मिल जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप जानते हो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आप जो है इसको अभी ले सकते हो, अभी ऑफर है आज और कल के लिए, ठीक है ना। अगला, मार्च 2024 में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां पर किया गया? दुनिया की पहली जेट सूट रेस, इसका आयोजन किया गया दोस्तों यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। जेट सूट रेस क्या है? कुछ इस प्रकार से जेट पहन करके रेस लगाए। कौन सा जेट? उड़ने वाला जेट। जैसे आयरन मैन देखे हो ना, आयरन मैन मूवी में देखे होगे, वो आयरन मैन जैसे उड़ता था, ऐसे ही जेट सूट बनाया गया है। और बनाया मतलब तो बहुत पहले से गया था, लोग तरह तरह के करतब भी दिखाया करते थे, लेकिन इस बार यूएई ने क्या किया है, इसी की एक रेस आयोजित करा दी कि चलो भैया, अब इसी की एक रेस करा देते हैं, जिससे वो लोग और कंट्रोलेबल तरीके के जो समझ लो धावक हैं, वो आए, नजर आए, सामने आए। आने वाले समय में ये भी एक समझ लो, कई देश तो इसको आने वाले समय में अपनी पुलिसिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है।
फ्यूचर पुलिस में ये यूज हो जाएगा ये सूट। और हालांकि अभी तो बहुत कॉस्टली आता है ये सूट। तो ये सूट पहन करके सब रेस लगा रहे हैं। यूएई में पहली ऐसी रेस हुई है, ये बात ध्यान रखना। बाकी इसमें जानने वाली कोई चीज है नहीं। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने ये आयोजन कराया हुआ है। अबू धाबी यूएई की राजधानी होती है और मुद्रा यूएई दिरहम होती है। इसके अलावा शेख जायद मोहम्मद जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है। यूएई से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए जो अभी चर्चे में रहे थे। भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का एक मल्टी एंट्री वीजा सिस्टम इन्होंने अभी पेश किया कुछ दिन पहले ही। यूएई को एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट थी, निगरानी सूची, उस एफएटीएफ की उससे हटा दिया गया है। ठीक है ना, ग्रे लिस्ट से हटा गया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन यहाँ हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यहाँ हुआ। और बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी हाल ही में पीएम मोदी जी ने जाकर के उद्घाटन किया था। लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का नंबर 1 गंतव्य ये बनकर के उभरा टूरिस्ट के मामले में। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। एक ही साइट में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर है। भारत में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया। भारत ने जाकर यूपीआई सिस्टम भी इनको इंट्रोड्यूस कराया वहां पर। अच्छा, ये जो बीएपीएस हिंदू मंदिर है ये नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में ही अयोध्या का राम मंदिर भी बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये इंग्लिश में वही सारी डिटेल्स। आगे, दूरसंचार विभाग ने स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्पैम कॉल करने वालों को रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है चक्षु। क्या नाम है? चक्षु। चक्षु मतलब होता है नेत्र, आंख की पर्यायवाची होती है। जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे जानते होंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये सर्विस लॉन्च की हुई है। अगर कोई स्पैम कॉल करता है तो आप रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करोगे तो वो सरकार के पास सूचना जाएगी। अगर मान लो कोई एक ऐसे स्पैम कॉलर है जिसको कई सारे लोग स्पैम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी सूचना ज्यादा जाएगी सरकार के पास और सरकार उनको ट्रैक करके उन पर उचित कार्यवाही कर पाएगी। तो इसी के लिए सरकार ने यहाँ पर फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए चक्षु नाम से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखो, भले ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई ये भी है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो इसलिए सतर्कता ही समझो सबसे बड़ा बचाव है। सतर्क रहना चाहिए हर एक कोई को। यूपीआई से भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप लोग को यूज भी बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए। फिलहाल ये 4 मार्च को लॉन्च हुआ। संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन को सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। चक्षु का मतलब आंख होता है। अगला, किस राज्य के वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिख करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्य के वन विभाग ने अभी हाल ही में भारत माता लिखा है, वो भी पौधों से। और इसमें 65,724 पौधे यूज किए गए हैं और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये आपको भारत माता लिखा दिख रहा है ना? ये कैसे लिखा गया है? ये पौधों को लगा लगा करके, पौधे एक साथ रख करके तब ये भारत माता लिखा गया। और ये बहुत ही ज्यादा लंबाई में है। देखो, लार्जेस्ट पॉटेड सैम्पलिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये 65,724 ये यूज किए गए हैं। और ये समझ लो कि स्पेस से फोटो ली गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तडोबा महोत्सव चल रहा है और उसी तडोबा महोत्सव में ये उपलब्धि हासिल हुई है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में ये तडोबा महोत्सव आयोजित होता है। क्लियर? तो 65,724 पौधे, ध्यान रखना। महाराष्ट्र आया है। अब महाराष्ट्र देखेंगे कब कब ये चर्चे में रहा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र से स्टैटिक देखेंगे। डॉक्टर प्रदीप महाजन को अभी प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाराष्ट्र का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है महाराष्ट्र भूषण। अशोक सराफ को 2023 के लिए दिया गया था और इनको 2024 के लिए दिया गया। 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया। 10% मराठा कोटा को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर 44 रोपवे परियोजनाओं के लिए एनएचआई के साथ समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये शुरू हुई है और एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यहाँ आयोजित हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, इसको मंजूरी मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व आप मध्य प्रदेश जानते हो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र वाले पेज में लिया गया है। अब महाराष्ट्र से स्टैटिक जान लेते हैं। महाराष्ट्र अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र अपना बॉर्डर लगाता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और इधर गोवा से भी। राजधानी यहाँ की मुंबई और नागपुर है और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। गवर्नर यहाँ के रमेश बैस साहब हैं।
इसके अलावा झीलों में अगर बात करें तो लोनार झील है, जिसे पिंक लेक भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर गुलाबी हो जाता है कभी कभी, ये शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। और ये कहा जाता है कि ये कृत्रिम झील है, ये उल्का पिंड से गिरने के कारण ये बनी थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, फिर से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी झील उल्का पिंड के गिरने से बनी। तो 50,000 साल पहले ये उल्का पिंड ऐसा कहा जाता है कि बनी है। शिव सागर झील है, विहार वेन्ना झील है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर अभी ये तडोबा महोत्सव हुआ। चंदोली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट प्रमुख दर्रे हैं। अगर लोक नृत्य में बात करें तो लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। ठीक है जी, आगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति फॉर स्टेट्स यानी कि राज्यों के लिए नीति, मतलब कि अर्थ मत निकालना, ये नाम है क्योंकि नीति फॉर स्टेट्स। तो इसको लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव साहब ने। अश्वनी वैष्णव जी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। और आप जानते हो अश्वनी वैष्णव जी 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक तो ये रेलवे मंत्री हैं और दूसरा ये आईटी मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है आकाशवाणी नई दिल्ली में। ये क्या करेगा? ये भारत के जो विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा, ऊर्जा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, आजीविका कौशल हो, उद्यम हो, पर्यटन हो, इन सब के लिए विभाग के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देगी। ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी। वो सब पॉलिसीज बनाने के लिए एक समझ लो प्लेटफॉर्म या एक जगह लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवास रणनीति सहित 10 क्षेत्रों का ज्ञान उत्पाद ये करेगा। तो नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म इसीलिए लॉन्च किया गया। वैसे नीति आया है तो नीति के बारे में आप नीति आयोग लिंक करके पढ़ सकते हो। नीति आयोग, और नीति आयोग जो है इसके बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया जो है यही नीति यहाँ वाला भी है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरा नीति ये दूसरा, वही वाली नीति है नीति आयोग वाला। तो इस नीति आयोग की स्थापना आप जानते हो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं बीबीआर सुब्रमण्यम, सॉरी सुमन किबेरी, और सीईओ हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है ना। अगला, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के द्वारा कहां पर आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया? तो भारतीय नौसेना ने अभी आईएनएस जटायु को दोस्तों लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर इनको कमीशन किया है, यानी कि शामिल किया है। जब इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स किसी को शामिल करती है तो उसे कहते हैं कमीशन करना, ठीक है ना। और जब उसको रिटायर करते हैं तब उसे कहते हैं डी कमीशन करना, ठीक है ना। कोई विमान हो, कोई बेड़ा हो, कोई जहाज हो समुद्री, इन सब के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो आईएनएस जटायु जो है ये कमीशन किया गया है। ये बेसिकली उस क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में ये निगरानी के लिए है, निगरानी और सुरक्षा की दृष्टि से है। तो ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर हो। लक्षद्वीप आप जानते हो भारत का ही एक हिस्सा है और मालदीव से मात्र 700 किलोमीटर दूरी पर है और केरला से भी ऐसे ही दूरी पर है। तो ये अरब सागर में स्थित है। तो वहीं पर भारतीय नौसेना ने इसे कमीशन किया हुआ है। ये जटायु जो है, जो कि समझ लो कि एक बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन थे रामायण में, उनके नाम के से यहाँ पर लिंक करके ये नाम रखा गया है आईएनएस जटायु। हिंद महासागर में ये निगरानी रखेगा। एक और जरूरी बात है, महाशिवरात्रि ऑफर अपने एप्लीकेशन पर भी चल रहा है। एमजेटी ऐप पर 80% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी को कोई सा भी वीडियो कोर्स लेना है, हमारा पेड बैच लेना है, तो वो जाकर के एमजेटी ऐप पर ले सकता है। डेमो क्लासेस वगैरह अवेलेबल हैं, आप जाकर के पहले डेमो क्लास देखो, पसंद आए तब आप परचेज करो। और डेमो क्लासेस लगभग हर एक वीडियो कोर्स में आपको दिया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आपको जीएस सफलता 3.0 बैच, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट इसमें क्लासेस हो गई हैं, लेकिन वीओडी फॉर्मेट में भी मतलब आप ले सकते हो, यानी कि बहुत सारी जो क्लासेस हो गई उनको भी आप डे 1 से ही देख सकते हो, है ना। आगे, तो कूपन कोड यूज करिएगा SIV80, जिससे आपको 80% का डिस्काउंट मिले। बहुत ही नाम मात्र के फीस पर आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वाला कोर्स प्राप्त कर पाओगे। कंटेंट में कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है आज तक, तो आप जाकर के डेमो जरूर लेकर के देखना। अगला, किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के साथ मिल करके एक एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि एआई सेंटर स्थापित होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल्स में भी देख पाओगे, कर्नाटका WEF एग्री टू सेटअप ए वर्ल्ड क्लास सेंटर। ये वर्ल्ड क्लास का, वर्ल्ड लेवल का सेंटर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। इसमें क्या होगा,
इसमें एआई पर रिसर्च वगैरह होगी, एआई टेक्निक पर चर्चाएं होंगी, एआई टेक्निक कैसे भारत में लाया जाए और वो भी एडवांस एआई टेक्निक कैसे लाई जाए, क्योंकि अब जान रहे हो आप कि अमेरिका, चाइना जैसे देश एआई पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एडवांस एआई टेक्निक कैसे लाई जाए, इसके लिए एक सेंटर होगा और यहाँ पर एआई कर्नाटक की डब्ल्यूईएफ मदद कर रहा है। तो कर्नाटक की राजधानी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, बेंगलुरु में ये स्थापित की जाएगी। डब्ल्यूईएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और संस्थापक इसके क्लाउस स्वाब हैं। क्लाउस स्वाब ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बोर्गे ब्रेंडे जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला, 2024 में मार्च में कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कितने रुपए का बजट आवंटित किया गया है? देख रहे हो, जहां देखो वहीं एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो यहाँ पर भारत सरकार की कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। ये मिशन काफी दिनों से ये पेंडिंग था, बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है ये इंडिया एआई मिशन, और इसके लिए भारत सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, ठीक है ना। काफी क्लोज ऑप्शन है यहाँ पर। 10,372 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, इतना ये बजट रखा गया है इंडिया एआई मिशन के लिए। अब इसमें होगा क्या, देखिएगा। इस मिशन के तहत होगा यह कि एआई इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए देश में जो तरह तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे, चाहे कोई सेंटर स्थापित करना हो, चाहे कोई नई टेक्निक लानी हो, इन सब में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो भारत एआई इनोवेशन सेंटर भी इसके लिए स्थापित किया गया है। ये एक संस्था या कहें एक बॉडी इसके लिए स्थापित की गई है जो इन सबको मॉनिटर करेगी, इनको ऑपरेट करेगी, जिससे इंडिया एआई मिशन आगे चल पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के इसका मेन उद्देश्य यही है, इंडिया में एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो चीजें मैं रिवाइज करा देता हूं जो कि मैं कल की वीडियो में बताया था। एआई से चलने वाली जो पहली न्यूज एंकर है वो लीसा है, जो कि ओडिया टीवी ने लॉन्च किया था। केरल सरकार ने एआई से चलने वाली, जनरेटिव एआई से चलने वाली आयरिस नाम की पहली टीचर लॉन्च किया। तो पहली टीचर और पहली न्यूज एंकर दोनों का नाम याद रखना, आयरिस और लीसा। लास्ट क्वेश्चन, नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ अभी साझेदारी का विस्तार करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार और कोरिया गवर्नमेंट, दक्षिण कोरिया जो है खास करके, तो इसके बीच में नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के लेकर के एक डील हुई है। वो बेसिकली जो पुरानी डील थी उसी को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जो पुरानी साझेदारी थी उसी को विस्तारित किया गया है। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब दक्षिण कोरिया गए थे, वहां पर मिले। वहां पर भारत और कोरिया के बीच में एक बैठक हुई है, 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में ही भारत के जो एस जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, ये गए थे और ये अभी दो देशों की यात्रा पर है। पहले यहाँ गए हैं, फिर आगे चल करके जापान में ये जाएंगे। तो 10वीं भारत दक्षिण कोरिया आयोग की ये बैठक में ही ये फैसला लिया गया कि दक्षिण कोरिया जो है ये मदद करेगा भारत की, किसमें? सेमीकंडक्टर में, टेक्नोलॉजी में, ग्रीन हाइड्रोजन में और ऐसे पेशेवर गतिशीलता जैसे उभरते क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर ये डील जो है बेसिकली भारत की जो दक्षिण कोरिया से थी वो बढ़ाई गई है, एक्सटेंड की गई है। दक्षिण कोरिया अगर आप देखना चाहोगे तो दक्षिण कोरिया आप देखोगे एशिया के महाद्वीप में, यहाँ पर अपना है प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना को देखोगे, चाइना से और ऊपर इधर आओगे तो यहाँ 38 पैरेलल लाइन पर एक देश डिवाइड होता है, कोरिया गणराज्य। ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला और साउथ कोरिया जो है ये यूं सुक योल वाला। दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल और यहाँ की मुद्रा कोरियन पीपल्स वॉन है। कोरियन रिपब्लिक वॉन या कोरियन पीपल वॉन्स भी होता है, KRW यहाँ का। यूं सुक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप MJT ऐप के पेड बैचेस लेना चाहते हो तो अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है महाशिवरात्रि ऑफर का, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो कल मैंने पूछा था आपसे हंगरी की करेंसी क्या है, तो हंगरी की मुद्रा होती है फोरेंट। कल मैंने ये भी पूछा था कि भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। इसके अलावा प्रसिद्ध साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप इनके जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको वन लाइनर रिवीजन भेज दूंगा, वहां से आप वन लाइनर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।